नमस्कार दोस्तों। आज आपके साथ मॉडर्न हिस्ट्री का जो लेक्चर सीरीज है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज सबसे पहले हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियन से इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जब कभी भी हम लोग ब्रिटिशर्स की बात करते हैं तो सामान्यतः यह बात दिमाग में आता है कि किस तरीके से वह व्यापारी के रूप में आए और इंडिया को इवेंचुअली जो है अपने कंट्रोल में ले लिए, कब्जे में ले लिए, इंडिया को एनेक्स कर लिए। तो जब कभी भी हम लोग सोचते हैं तो सामान्यतः 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी तक हम लोग उसको लिंक करते हैं, लेकिन हिस्ट्री जो है कुछ और चीज हम लोगों को बताती है, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। क्या जो ब्रिटिशर्स फर्स्ट टाइम आए थे या उसके पूर्व भी जो है कुछ दूसरे कंट्री के लोग आए थे, तो सारी चीजें आज हम लोग जो है इन चीजों को जो है डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसके जो है शुरुआत हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले इस बात को हम लोग जानते हैं, सामान्यतः यह बात कही जाती है कि भारत का खोज जो है वास्को ड गामा ने किया। तो क्या भारत और यूरोप के बीच में पूर्व में संबंध नहीं थे? तो जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िए, मिडिवल हिस्ट्री पढ़िएगा, तब आप देखिएगा कि भारत और यूरोप के संबंध तो सदियों से रहे हैं। तो फिर भारत का खोज क्या हुआ? तो भारत का खोज इस संदर्भ में कहा जाता है कि इंडिपेंडेंट रूप से समुद्री मार्ग से कह सकते हैं कि जो भारत आए उसको भारत की खोज कही जाती है। अब इसको और समझने के लिए थोड़ा सा ये देखिए, इस मैप को देखिए। सपोज किया जाए कि अगर यूरोप का जो क्षेत्र है, चाहे पुर्तगाल हो, स्पेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, अगर इंडिया या ईस्टर्न एशिया में अगर ट्रेड करना है तो दो रास्ते हो सकते हैं। मेडिटेरेनियन जो सी का यूज करते हुए, या फिर यहाँ पर पर्शियन गल्फ रेड सी का यूज करें, या लैंड का यूज करते हुए पर्शियन गल्फ के माध्यम से यहाँ आए, या फिर टोटल जो है लैंड रूट से आए। तो यानी सी के माध्यम से या फिर लैंड के रूट्स के माध्यम से आ सकते हैं, और बरसों से इसी तरीके से आ रहे थे। ठीक है, रेड सी के माध्यम से आ रहे थे। ठीक है, यहाँ लैंड रूट्स भी सेंट्रल एशिया के द्वारा था। तो ऐसा क्या हो गया कि ये जो रूट्स हैं वो बंद हो गया। अब क्यों बंद हुए उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और चीजें देखते हैं। तो इसको आपको समझने के लिए कि जो पूर्व में व्यापार होते थे वह किस प्रकार के व्यापार होते थे। तो देखिए, होता क्या था कि आपको पता है कि एक समय हम लोग कहते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी। तो वो क्यों कहा जाता था? मैं जो है आपका पूरा जो ग्लोबल ट्रेड था उसका अप्रोक्स जो है 20% अकेले जो एशियन कंट्री है उसमें से प्रीडोमिनेंटली जो आपका इंडिया है उसका शेयर होता था। अब देखिए ये चीज कैसे होता था। इंडिया से एक्चुअली में जो यूरोपियन देश है वो प्रेशियस जो स्टोन्स है वो जाता था यूरोप में, स्पाइसेस वहां जो जाते थे। उसी तरीके से आपका सिल्क और जो कॉटन फैब्रिक है वो जाता था, जिससे कि कॉटन फैब्रिक को फेमसली जो है कालिकोस कहते थे। कालिकोस मतलब कॉटन फैब्रिक। तो ये इंडिया क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था इनको। बदले में आप देखिए कि यूरोप से क्या आ रहा है, गोल्ड आ रहा है प्लस बुलियन आ रहा। तो इस समय इंडिया जो है ट्रेड सरप्लस कंट्री था, यानी एक्सपोर्ट ज्यादा करता था, इंपोर्ट कम करता था। जो वर्तमान समय में इंडिया जो ट्रेड डेफिसिट है, जो हम लोग इकोनॉमिक्स के क्लास में देखते हैं कि ट्रेड डेफिसिट के कारण क्या क्या इशू होते हैं। तो इस समय इंडिया जो है ट्रेड आप कह सकते हैं सरप्लस कंट्री था, और इंडिया में जो है बुलियन प्लस जो है गोल्ड आ रहे थे। ठीक है, तो इंडिया के हिसाब से तो अच्छा ये आप कह सकते हैं वो ट्रेड में रहा। लेकिन देखिए यहां पर कुछ चैलेंजेज आते हैं या कुछ सिनारियो चेंज होता है। देखिए 18th सेंचुरी में इसको रिनेसा का पीरियड कहा जाता है, यानी यूरोप में क्या होता है ना, पुनर्जागरण का काल चलता है। यहाँ पर साइंटिफिक जो क्यूरोसिटी है उसको प्रमोशन मिलता है, और वहां पर कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है आपको रिजल्ट में देखने को मिलेगा हर फील्ड में। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे स्पेशली एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। हुआ क्या कि एग्रीकल्चर के जो आप कह सकते हैं जो क्रॉप पैटर्न्स है वो बेहतर यूज किए जाने लगे, प्लस जो है जो टूल्स होते हैं, एग्रीकल्चरल टूल्स होते हैं वो बेहतर यूज होने लगे। तो जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ एग्रीकल्चर में उसके कारण क्या होगा कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो उसके कारण जो है फोरेज यानी कि आप कह सकते हैं पशु चारा भी बढ़ेगा।
तो पशु चारा जब बढ़ा तो उसके कारण अधिक पशु चारा का यूज करने के लिए फिर लाइफ स्टॉक भी जो है इंक्रीज हुआ। तो टोटल जो टेक्नोलॉजी के मदद से जो आप कह सकते हैं कि इन्वेंशन हुआ या इंप्रूवमेंट हुआ एग्रीकल्चर टूल्स का, सब आपको देखने को मिला, लाइफ स्टॉक अधिक हुआ। अब देखिए लाइफ स्टॉक अधिक हुआ तो उसके कारण मीट सप्लाई भी बढ़ा, और मीट को दोनों पर्पस में, चाहे आपको खाना है या फिर आपको प्रिजर्व करना, स्पाइस का जरूरत पड़ेगा, यानी मसाले का जरूरत पड़ेगा। तो और इंडिया, यूरोपियन कंट्री को मसाला कहाँ से मिल रहा था? इंडिया से। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया कितना इंपॉर्टेंट रहा इनके लिए, यानी कि जो फूड सिक्योरिटी है उसका, अगर उनको प्रिजर्व रखना है तो मसाला चाहिए, तभी वो प्रिजर्व रख पाएंगे मीट को, या फिर उसको कंज्यूम कर पाए। यहां पर आपके दिमाग में यह एक प्रश्न आएगा कि मीट को प्रिजर्व क्यों करना, क्यों फ्रेश मीट नहीं लोग खाते थे? देखिए इसके पीछे भी एक लॉजिक है। आपको पता है कि ब्रिटेन का जो एरिया है या फिर जो नॉर्दर्न यूरोपियन है, वहां बहुत अधिक विंटर के समय में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। तो जो नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक क्योंकि बहुत अधिक थे, सभी को उतना शेड प्रोवाइड करना, सभी को उतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करना कि वो जीवित रह सके, पॉसिबल नहीं था। तो ये लोग क्या करते थे कि जो है मास स्लॉटरिंग करते थे। विंटर आया उस समय मास स्लॉटरिंग करते थे और उसका जो है प्रिजर्व करते थे फिर। तो इसके लिए स्पाइसेस अधिक यूज मतलब लगता था। अगर सोच के देखिए कि किसी कंट्री का फूड सिक्योरिटी में इतना मतलब महत्वपूर्ण भूमिका है स्पाइसेस का, और उसका अगर ट्रेड रूट्स बंद हो जाए इंडिया के साथ तो उस कंट्री की स्थिति क्या होगी? बहुत खराब होगी। कि जो रूलर्स हो गए वो कह सकते हैं कि छटपटाएंगे। तो यही स्थिति हुई है। अभी क्या हुआ आपको पता है कि आपका 7वीं सेंचुरी से पूर्व जो है रोमन एम्पायर था। अब रोमन एम्पायर में दो चीज है, ध्यान रखिएगा कि ये क्रिश्चियनिटी को फेवर था। तो रोमन एम्पायर जब आप फेल डाउन हुआ, उस समय जितना भी कह सकते इजिप्ट का एरिया, टर्की का एरिया, सब रोमन एम्पायर के अंतर्गत था। जब फेल डाउन हुआ तो उस समय से कह सकते हैं अरब्स जो है उनका अलग अलग डायनेस्टी जो है कंट्रोल किया। तो उस समय जो इस्लाम रिलीजन है और साथ में जो आपका क्रिश्चियनिटी है, इसके बीच में दूरी तो मतलब बढ़ा, लेकिन एक बहुत अधिक आप कह सकते हैं कि मतलब दूरी नहीं बढ़ा। तो किसी तरीके से काम चल रहा था। अब देखिए इसमें एक चीज और था, जब इस्लाम का उदय हुआ तो अरब व्यापारी जो है का प्रभाव बढ़ने लगा। देखिए होता क्या था कि सपोज किया जाए कि ये आपका रेड सी है, तो रेड सी के इस साइड या पर्शियन गल्फ के इस साइड जो ट्रेड करते थे वो अरब्स करते थे, अरब मर्चेंट्स। अब ये क्या करते थे कि यहां से इंडियन कोस्ट से या इंडिया से लेके गए और यहां पर किए, और यहां पर दो ट्रेडर्स और थे जो यूरोपियन ट्रेडर थे। एक थे वेनिस के ट्रेडर और एक थे जेनेवा के ट्रेडर्स। ठीक है, तो यहां क्या होता था कि यहां गए इनका, क्योंकि जो ओरिजिनल जगह जहां से परचेज किए, फिर ये अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे, फिर यहां पर क्योंकि टैक्स भी जो है लगता था, क्योंकि जो है आपको पता है जो रेड सी है तो यहाँ सुएज कनाल भी है। तो ये सारा टैक्स के बाद जो है इनको यूरोपियन जो मर्चेंट होते थे वेनिस के या जेनेवा के, उनको महंगा मिलता था। अब फिर उसमें भी और ये अपना प्रॉफिट और टैक्स करने के बाद जो कंज्यूमर होते थे वहां तक मिलता था, यानी प्राइस जो रियल प्राइस यहाँ था इससे बहुत अधिक जो है यहाँ पर पहुंचता था। अब हुआ क्या कि जब तक आप कह सकते हैं ओटोमन एम्पायर एस्टेब्लिश नहीं हुआ, तब तक तो किसी तरीके से स्थिति जो है आप कह सकते हैं कि चल रही थी। लेकिन 1453 ईस्वी में क्या हुआ कि ओटोमन एम्पायर का कब्जा हो गया, यानी ये सारे क्षेत्र पर कह सकते हैं ओटोमन जो टर्क थे उनका कब्जा हो गया। अब इसमें क्या हुआ, यहां से रिलेशनशिप आपका पूरा खराब हो गया और नियंत्रण जो है ये लैंड रूट्स पे या सी रूट्स पे जो है ओटोमन का होगा, और किसी भी तरीके से ये जो है यूरोपियंस को अलाउ नहीं करना चाह रहे थे इस रूट पर, यानी इस रूट पर टोटल कब्जा ओटोमन का हो गया। अब क्या हुआ, इसमें देखिए दो लोग परेशान होंगे। जो रूलर होंगे उनको ये प्रेशर होगा कि जो उनके जो जनता होंगे उनको जो है किस तरीके से जो है स्पाइसेस या जो एक्सपोर्ट किया जाता था ओरिएंट कंट्री से, जैसे इंडिया है या जो अदर्स जो एशियन कंट्रीज है, वो उनको मिलता रहे। प्लस जो वहां के व्यापारी थे
चाहे वो जेनेवा के व्यापारी हो या वेनिस के व्यापारी हो, इनके पास आपको पता है कि व्यापार में थे तब पूंजी तो था, लेकिन अब ये कोलेप्स करते क्योंकि इनका तो ट्रेड रूट ही बंद होने वाला था। तो यहां पर हुआ क्या कि जो व्यापारी थे उन्होंने इसको फिनांस किया कि अब व्यापारी खुद तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर कोई रूलर्स है जो उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा रास्ता खोजे कि इंडिया तक पहुंचा जाए, तो उसमें दो रास्ता की बात बना। एक तो हुआ कि ये जो अफ्रीकन कंट्री है उसके सौदर्न से जाके फिर जो है इंडिया को खोजा जा सकता है। तो अब इसमें क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यह उस समय की बात है जब बड़े बड़े शिप्स जो है अभी डेवलप नहीं हुए थे। लेकिन रिनेसा के समय क्या हुआ, 15th जो आपका सेंचुरी है, अब यहां एक तरफ यूरोप के लोगों के लिए कष्ट भी लेके आया कि इनका लैंड रूट्स, सी रूट्स जिससे व्यापार करते थे बंद हो गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी भी आया। यहाँ क्या हुआ कि इसी समय आपका जो एडवांस लेवल के शिप बिल्डिंग थे वो मतलब कह सकते हैं कि बनने लगे, जो कि लंबे लंबे दूरी, यानी आप कोस्टल एरिया में तो बोट्स भी ट्रेवल कर जाएगा, वॉयज कर लेगा, लेकिन दूर जाना है तो आपको आप कह सकते हैं कि एक वेल एडवांस शिप चाहिए लंबे वॉयज को ट्रेवल करने के लिए। तो उस तरीके का शिप बनने लगा। प्लस क्या हुआ, यहाँ कंसेप्ट है गोल्ड एंड ग्लोरी। तो ये कंसेप्ट जो भी यूरोपियंस कंट्री रहते थे उनका रहता था कि जहां भी जाएंगे वो अपने गॉड यानी कि रिलीजन को भी लेके जाएंगे, गोल्ड भी वहां अचीव करेंगे, नहीं मटेरियल और ग्लोरी, ये तीनों चीज जो है उन लोगों का मेन कंसर्न में रहा है। अब क्या हुआ कि उसी समय स्पिरिट भी दिया, क्यूरोसिटी का भी जो है आपका स्प्रेड हुआ रिनेसा के कारण, एडवांस टूल्स भी आ गए। अगर शिप पर जो है मैग्नेटिक कंपास आ गया जिसके कारण की लोकेशन ट्रेस करना आसान हो गया, दिशा का जो है आपको ज्ञान होने लगा, ठीक है, मैरिनर्स एस्ट्रोलोब का यूज होने लगा। यानी कह सकते हैं कि जो है जो सी वॉयज है जो एक जगह से दूसरे जाने का आसान हुआ टेक्नोलॉजी की मदद से। अब यहीं पर क्या होता है कि अगर किसी शिप को दूसरे जगह भेजना है तो दो तरीके का चीज है, एक तो फिनांस चाहिए, तो फिनांस करने के लिए जो व्यापारिक थे चाहे वो जेनेवा के हों या वेनिस के हों, क्योंकि इनका व्यापार तो जा रहा था, तो ये लोग जो है फिनांस करने के लिए रेडी थे। लेकिन यूथ भी तो चाहिए या उसे एडवेंचर वाले नेविगेटर भी तो चाहिए ताकि वो वहां जाए। अब उसमें से एक जो नाम है प्रिंस हेनरी जो पुर्तगाल के थे, ये खुद तो नहीं गए लेकिन इनका बहुत अधिक फोकस था इंडिया को नए रास्ता खोजने के तरफ। अब ये क्या हुआ कि इन्होंने उस चीज को लीड किया, यानी उसका खुद तो नहीं गए लेकिन उसको जो स्ट्रेटजी, इनके बारे में कहा जाता है कि ये 24 घंटा उसमें प्रयास में रहते थे कि किसी तरीके से जो है अल्टरनेटिव रास्ता जो है वो निकल जाए ताकि जो है मुस्लिम डोमिनेशन का जो एरिया है उसको हम लोग सरकमवेंट कर सके, यानी उसको बाईपास करके इंडिया तक पहुंचा जा सके। इसको ध्यान में रखते हुए एक जो है साइंटिफिक ट्रेनिंग ऑफ सीमेन, यानी जो जहाज पर काम करते हैं उसको सीमेन बोलते हैं, तो वो कह सकते हैं एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो है फर्स्ट मॉडर्न इंस्टीट्यूशन वो जो है एस्टेब्लिश किए जहां पर की साइंटिफिक ट्रेनिंग की जाती, क्योंकि आपको पता है कि जब लंबे दिन के लिए जो है शिप पर रहेंगे तो अलग अलग तरीके का ट्रेनिंग का जरूरत पड़ेगा कि कैंपस का कैसे यूज करेंगे, कैसे एस्ट्रोलोब का यूज करेंगे, लोकेशन कैसे ट्रेस करेंगे। तो ये सारा जो है यहाँ पर उन लोगों को वेल ट्रेन किया गया ताकि वो अच्छे से शिप पर सरवाइव कर सके और जहां जाना चाहते हैं उसको पता वो जो है जा सके। तो ये प्रिंस हेनरी का कंट्रीब्यूशन था। साथ ही अभी तक आपको यह लग रहा होगा कि सिर्फ यह ट्रेड का मैटर है, नहीं, ट्रेड का सिर्फ मैटर नहीं, हमेशा आपको क्या बोले गॉड गोल्ड एंड ग्लोरी, ये तीनों चीज चलता है। देखिए रिलीजियस भी था, आपको पता है कि जो रोमन एम्पायर क्रिश्चियन थे, उसके बाद इस क्षेत्र में जो है फिर इस्लाम में रूलर्स का उदय हुआ, फिर जो है ओटोमन टर्क्स आ गए। तो ये क्या है कि दोनों के बीच रिलीजियस भी है, इसी के बीच में क्रूसेड का भी जो फेमस धार्मिक जो युद्ध है वो भी हुआ। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या हुआ कि जो रिलीजियस हेड थे जिसको कि आप पोप के नाम से जानते, क्रिश्चियनिटी में जो हेड होते हैं वो पोप होते हैं, तो वो निकोलस V भी जो है प्रिंस हेनरी को एक पेपल बुल जो है ग्रांट करते हैं 1454 में, जिसमें यह कहा गया, प्रिंस हेनरी को यह ग्रांट किया गया
यानी एक कह सकते हैं एज ए डिक्री, यानी कि उनको अधिकार दिया गया कि ओरिएंट, यानी कि ओरिएंट उसको कहा जाता है कि जो यूरोप है उसके साउथ वेस्ट या जो है ईस्टवर्ड में जो कंट्री है उनको, वर्तमान में आप ईस्ट एशिया इमेजिन कर सकते हैं, उस कंट्री के जितने भी कंट्री है वहां से नेविगेट करने का डिक्री जो है उनको मिल गया प्रिंस हेनरी को। इससे ये किस लिए ये चीज दिया गया, ताकि जो है इस्लामिक जो इन्फ्लुएंस जो बढ़ रहा था उसको काउंटर किया जा सके, प्लस जो क्रिश्चियनिटी का फेथ है वो स्प्रेड किया जा सके। तो अभी तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि सिर्फ यह इकोनॉमी का मैटर नहीं था, यह सिर्फ कॉमर्स का मैटर नहीं था, यहाँ पर आप जो है यह देख सकते हैं कि रिलीजन भी इन्वॉल्व था। साथ ही जो प्रिंस हेनरी क्या थे, रूलर थे, यानी यहाँ स्टेट भी इन्वॉल्व था, यानी कि यहाँ शक्ति भी इन्वॉल्व था, यानी वहां पर जो गॉड गोल्ड एंड ग्लोरी की बात है, ये तीनों चीज देखने को मिलेगा। तो जो महज व्यापारी के भेष में है, तो आप अगर पास्ट को देखें तो यह स्पष्ट दिख रहा, यहाँ रिलीजन भी इन्वॉल्व है, यहाँ स्टेट का पावर, जो प्रिंस हेनरी थे वो पुर्तगाल के रूलर थे, तो ये नेवल एक्सपेडिशन कहीं भेजेंगे, अगर स्टेट कहीं भेजेगा तो इसका मतलब इंटरेस्ट है, तो ये आपको जो है समझ में क्लियरिटी आएगा। अब क्या होता है कि प्रिंस जब ये स्टार्ट होता है, उस समय तक लोकेशन किसी को पता नहीं था कि इक्वेटर कहाँ है, यानी कि जब प्रिंस हेनरी ये सब स्टार्ट कराते हैं तब तक नहीं पता था। 1471 इसमें जब प्रिंस हेनरी जो है डेथ कर चुके हैं, उसके बाद के रूलर थे अल्फोंसो 5, जिनके समय में जो है आपका ये इक्वेटर को फर्स्ट टाइम क्रॉस किया गया, यानी हिट एंड ट्रायल एडवांस शिप 1471 में फर्स्ट टाइम जो है वो क्रॉस किया गया इक्वेटर को। अब इसके बाद के एक रूलर होते हैं किंग जॉन 2, ये क्या करते हैं, बार्थोलोमेव डायस को और प्रमोट करते हैं कि जो साउदर्न टिप है अफ्रीका का, उसको पता करने के लिए, ठीक है। तो ये फाइनली 1487 में जो है ये चीज को पता चलता है। वो कैसे पता चलता है आगे थोड़ा सा देखते हैं। होता क्या है कि इक्वेटर तक तो आपको पता है कि अल्फोंसो 5 के समय पता चल गया था। अब है कि जो भी रास्ता बनता था उसको डॉक्यूमेंट किया जाता था, उस आधार पर जो भी नेक्स्ट नेविगेटर होगा यहाँ तक तो पहुंच जाएगा, उसके आगे फिर वो जो अपने प्रयास से जाएंगे। अब क्या हुआ कि यहाँ पर एक सीवियर स्टॉर्म आया, जब बार्थोलोमेव डायस जो जा रहे थे, अब उसके कारण क्या हुआ कि वो शिप जो है कंट्रोल नहीं रख पाया, और जो स्टॉर्म है वो आप कह सकते हैं उसमें वो बह के जो है आपका मोसेल बे के पास पहुंचता है। ये एक्चुअली में जब स्टॉर्म शांत होता है तब पता चलता है कि वो जो है अननोइंगली जो है जो साउदर्न टिप है उसको वो क्रॉस कर चुके हैं। इस लोकेशन को वो इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर स्टॉर्म आया था तो उसको वो नाम दिए केप ऑफ स्टॉर्म। लेकिन जब किंग जॉन 2 जो रूलर थे उनको पता चला तो उनको तो लगा ये तो अच्छा बात है कि हमने साउदर्न जो टिप है उसको पता कर लिया है, अब इंडिया तो कुछ दिन में पता ही चल जाएगा, नहीं तो इसलिए उन्होंने इसका नाम दिया केप ऑफ गुड होप, इसको नाम हटा के केप ऑफ स्टॉर्म की जगह। तो ये जो चीज आपको देख, यानी अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि अब जो है साउदर्न टिप जो है पता चल गया। तो आपको बताया कि 2 इसको लीडर थे, मतलब जो कंट्री के खोज में, एक था पुर्तगाल और एक जो है आपका था स्पेन। अब इसमें स्पेन क्या करता था, स्पेन का थ्योरी था कि यूरोप अगर यहाँ है तो आप धरती अगर गोल है तो हम लोग अगर इस साइड से हम लोग अगर वेस्ट साइड सेल करें तो पहुंच ही जाएंगे इस साइड ईस्ट में। तो इसी आधार पर जो है स्पेनिश जो आप कह सकते हैं नेविगेटर थे वो वेस्टवर्ड जो है वोयेज शिप के माध्यम से कर रहे थे, ठीक है। अब देखते हैं, अब जब स्पेन के जो नेविगेटर थे जैसे कि कोलंबस, पता है कि अमेरिका की खोज किए, तो वो जो है यहां जब पहुंचे तो उनको लगा कि वो इंडिया ही पहुंच गए, ठीक है। ऑल्दो ये उन्होंने इसका नाम दिया न्यू वर्ल्ड, ठीक है। तो इस आधार पे जो है आपका वेस्ट इंडीज है या अमेरिका है, इन चीजों का जो है उस समय पता चला, ठीक है। अब उसके कारण हुआ क्या कि जब जो कोई जो है एरिया मिलता था उसको लेकर डिस्प्यूट हो जाता था स्पेन और पुर्तगाल के बीच कि इस पर नियंत्रण किसका रहेगा। तो फाइनली एक ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास, इसमें यह निर्णय लिया गया, ये जो है आपका 1300 माइल जो है केप बर्दे जो है उससे इमेजिनरी लाइन है,
केप बर्दे उसमें इस लोकेशन को कहा जाता था, जो उस समय का सबसे कह सकते हैं वेस्टवर्ड लोकेशन था। इस लोकेशन से 1300 माइल्स जो है आपका दूर में एक जो है इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया गया, और इस लाइन के वेस्टवर्ड जो जो भी कंट्री पर कह सकते हैं ट्रेडिंग राइट्स या कंट्रोल जो रहेगा वो स्पेन का, और ईस्टवर्ड जो है वो पुर्तगाल का रहेगा। तो ये ट्रीटी ऑफ टोर्डेसलास में ये चीज जो है आपका मोनोपोली हुआ, यानी ईस्टर्न ट्रेड पर मोनोपोली किसका हो गया, पुर्तगाल पर, इस वेस्टर्न वाले में स्पेन का। अब 1487 में तो यह पता चल गया था कि हम जो साउदर्न टिप है, केप ऑफ गुड होप है, वो पता चल गया था। अब 10 साल लग गया इस चीज को जो है फिर से नया शिप जो है भेजने में, क्योंकि इसमें बहुत कॉस्ट लगता होगा, फिनेंसिंग है, पूरा जो सीमेंट का टीम तैयार करना पड़ता होगा, नेविगेटर रखना पड़ता होगा। तो 10 साल के बाद फिर जो है आप वो जो है आपका, उस समय रूलर भी चेंज हो गया थे, उसमें किंग मैनुअल फर्स्ट थे, उनके द्वारा फिर से जो है इस चीज को आगे बढ़ाया जाता है कि साउदर्न टिप तो पता चल गया है, डॉक्यूमेंटेड भी है जो है, अब उसके आगे जो है इंडिया का खोज करना था। तो 1497 में जो है वास्को डी गामा उसके जो है एक्सपेडिशन के लिए निकलते हैं कि इंडिया का कह सकते हैं उसके लिए। अब होता क्या है कि जब ये यहाँ पहुंचते हैं तो मोजाम्बिक जब वो पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि बहुत सारे जो इंडियन शिप है वो एंकर पर है। ठीक है, एंकर मतलब जहाज में जो है उसको लंगर या जब कह सकते हैं एंकर होता है, जिसको कि वो सी में जो है ड्रॉप करके वो अपने शिप को एक जगह पर फिक्स रख पाते हैं। तो उसको तो वहां देखे बहुत सारा इंडियंस जो है शिप है, तो उनको लगा यहाँ पहुंच गए हैं तो इनको तो रास्ता पता है, तो अगर किसी को हायर कर लिया जाए, किसी को पायलट को, तो हमको आसानी से वहां तक ले जाएगा। बाकी दूसरे जो पायलट थे उनके मन में भी यह बात नहीं आया कि इसके कुछ इविल इरादे हो सकते हैं कंट्रोल करने का, कब्जा करने का। तो उन्होंने इसी प्रयास के तहत जो है एक जो है आपका लोकल पायलट जिसका नाम गुजराती पायलट था अब्दुल मजीद, उसको हायर किए, और अब्दुल मजीद ने इनको आप कह सकते हैं कि इंडिया जो है पहुंचाए। तो वो इंडिया जब आया, आपको पता है कि कालीकट जिसे कि फेमसली जो है कोझिकोड के नाम से अभी हम लोग जो है जानते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका फाइनली वास्को डी गामा इंडिया फिर यहाँ पर सफल रहे अब्दुल मजीद के आप कह सकते हैं पायलटेज के आधार पे। ठीक है, तो ये जो है अब्दुल मजीद हो गए, ये जो है आपका इनको पता था कि कैसे जो है पायलटेज करना है, मानसून विंड का कैसे यूज करना है। फाइनली कालीकट में जो है आपका पुर्तगाल के जो वास्को डी गामा है वो पहुंच गए। टोटल जो ड्यूरेशन इनको लगा वो 11 मंथ का जो है टोटल समय लगा यहाँ पे। ठीक है, और जो है डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो है लिंक जो है आपका एस्टेब्लिश्ड इसके बाद जो है आपका हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि जब रूलर्स जो जिनका नाम की जमोरिन था उन्होंने वेलकम किया, और उस समय जो कालीकट का एरिया था ना वो फेमस ट्रेडिंग सेंटर था, तो वो भी किसी तरीके से उनको वहां पर अरब्स भी मिल जाएंगे, अरब मर्चेंट्स या अदर कंट्री के भी जो मर्चेंट्स मिल जाएंगे, तो बहुत ही फेमस ट्रेडिंग सेंटर था। तो वास्को डी गामा या पुर्तगाल के जो हिडन जो एजेंडा है कि किसी तरीके से एनेक्स करके भविष्य में कब्जा करने का जो एजेंडा है वो उस चीजों को समझ नहीं पाए। ठीक है, और भविष्य में जो है इसका खामियाजा भी देखने को मिला। ठीक है, आगे के हम लोग देखेंगे जब पुर्तगीज किस तरीके से यहाँ पर आए और उनका फोकस क्या हुआ, आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पुर्तगाल से आए और किस तरीके से नेक्स्ट टाइम में हैवी जो मिलिट्री आप कह सकते हैं टूल्स के साथ है लोडेड आए, और उनका था कि यहाँ पर जो भी अरब मर्चेंट्स है उनको हम लोग निकाल दें, या जो है पूरा मोनोपोली जो है पुर्तगाल का होना चाहिए। सब शिप्स जो भी क्रॉस करेगा उसको जो है उनसे लेवी लिया जाना। तो इस तरीके का जो है आगे हम लोग देखेंगे जब पुर्तगाल किस तरीके से एस्टेब्लिश किया अपना यहाँ पर सिस्टम, तो उन चीज़ों के बीच में हम लोग देखें। तो ये हम लोग 1458 तक का जो पीरियड है उसको हम लोग जो है आज कवर किए हैं। यानी कहने के मीनिंग है कि आज हम लोग उन चीज़ों को कवर किए कि किस तरीके से यूरोपियंस के द्वारा जो है इंडिया जो है फर्स्ट टाइम जो है आपका पहुंचे। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग पढ़े, इन चीज़ों को पढ़े कि किस आवश्यकता इसकी क्यों पड़ी थी, किस तरीके से ट्रेड रूट से जो है चाहे वो
सी के माध्यम से हो या लैंड के माध्यम से जब ब्रेक हुए तो फिर अल्टरनेटिव रूट की जो है रिक्वायरमेंट हुआ। किस तरीके से जेनेवा के जो मर्चेंट्स थे उनके द्वारा जो है सपोर्ट किया गया, किस तरीके से जो वेनिस के मर्चेंट्स के द्वारा जो आपका प्रिंस दी हेनरी का कंट्रीब्यूशन, अल्फेंजो 5 का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, किंग जॉन सेकंड का कंट्रीब्यूशन, ठीक, तो वास्को डी गामा का कंट्रीब्यूशन, ये सब हम लोग जो है स्टडी किए। अब यहाँ तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि यूरोपियन जो है वो जान चुके हैं कि इंडिया कैसे जाया जाता है, सो साउथ ऑफ जो अफ्रीका है उसके उसके होते हुए कैसे, यानी अब उनको सेंट्रल एशिया या जो है सी रूट अगर जो मोनोपोली था वो अब नहीं रहा, तो ये चीजें अब जो है वो ब्रेक हो चुका है। अब उसका किस तरीके से लाभ जो है यूरोपियंस के द्वारा लिया गया है आगे, वो हम लोग आने वाले वीडियो में बारी बारी से बताएंगे। तो हम लोग आज के लिए इतना ही हम लोग एंड करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग सारी चीज़ों को फिर से डिटेल से देखेंगे। तो जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को भी जो है शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले दिन में मॉडर्न हिस्ट्री के और बेहतरीन लेक्चर्स देखने के लिए, अच्छे लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक